नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ध्वनि का हमारा जो चैप्टर चल रहा है, इसमें हम लोगों ने प्रश्न उत्तर भी काफी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन एक और सेशन हम ले रहे हैं जिसमें अभी आपके जो चैप्टर के बाद के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी आपके साथ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो हम देखते हैं कि अनुरणन क्या है, ये कैसे कम किया जा सकता है। तो इसके बारे में हमने आपको जब मैंने एक्सप्लेन करा था तो पूरा स्लाइड में उसके नोट्स के रूप में भी आपको समझाया था, बुक से भी समझाया था, लेकिन अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है ये भी आज हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफी समय तक वो बनी रहती है। तो अनुरणन में हम क्या देख रहे हैं कि वो ध्वनि जो है उसमें परावर्तन एक बार नहीं अनेकों बार होता है। तो जब कई बार वो ध्वनि एक आती है तो मिक्स हो जाती है, जो हम एक वर्ड यूज कर रहे थे धुंधली हो जाती है, मींस वो एक हमें क्लियर साउंड सुनाई नहीं देती है। ये बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होता है अनुरणन कहलाता है। अनुरणन को कम करने के लिए हॉल की छतों क्योंकि इसमें पूछा गया है कि इसे कैसे कम किया जा सकता है, तो अनुरणन को कम करने के लिए हॉल की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदुरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगे होते हैं। हॉल की सीटों के पदार्थों का चुनाव इनके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर करना चाहिए या वो करा जाता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है वो है ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, ये किन कारकों पर निर्भर करती है। तो ध्वनि के लिए हमारे कानों की संवेदनशीलता की माप ध्वनि की प्रबलता कहलाती है। समान तीव्रता वाली ध्वनियों को भी हम उसकी प्रबलताओं के अंतर से पहचान सकते हैं। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की ऊर्जा तथा आयाम पर निर्भर करती है। देखिए, चमगादड़ से रिलेटेड एक प्रश्न आ गया है। चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, इसका आपको एक्सप्लेन करना है। तो चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है तथा परावर्तन के पश्चात इनका संसूचन करता है। ये उच्च तारत के पराध्वनि स्पंद अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचते हैं। इन परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चल जाता है कि अवरोध या कीट कहाँ पर है और उसका आकार क्या है। सेम चीज हमने आपको वहां पे भी समझाई थी, लेकिन प्रश्न और उत्तर में थोड़े से हमारे शब्द हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग उनका एक एडजस्टमेंट करना होता है। तो आपको उसमें भी हमने पूरा समझाया, बुक में भी है, आंसर भी है। अब आप इसको देखिए, आपको जैसे एक बेस्ट लैंग्वेज लगती है आप उस प्रकार से अपनी ये से प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। हमारा जो आज का दूसरा एक और प्रश्न आ रहा है वो है वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था ना। चलिए, इसका उत्तर कैसे देंगे इसको समझ लेते हैं। जिन वस्तुओं को साफ करना है उन्हें साफ करने के लिए मार्जन विलयन में रखते हैं और इस विलयन में पराध्वनि तरंगे भेजी जाती है। प्लीज आप लोग याद रखिएगा मार्जन विलयन, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो थोड़ा सा आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हम पढ़ते हैं, जिन वस्तुओं को साफ करना है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखते हैं और इस विलयन में पराध्वनि तरंगे भेजी जाती हैं। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, उच्च आवृत्ति आपको लिखना पड़ेगा। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। इस विधि से प्राय उन भागों को साफ किया जाता है, किन भागों के किया जाता है, जहां तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषमाकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न है वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं। अब आपसे ये भी सेम प्रश्न हमें मीन्स सेम उत्तर हमें देना होगा, लेकिन क्वेश्चन की भाषा बदल दी जा सकती है कि जो हमारे विषम आकार के पुर्जे उनको कैसे साफ किया जाता है, किस विधि से साफ किया जाता है, तब भी आपको यही उत्तर आपका जाएगा। तो
अगर हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसके ऊपर के कैसे भी प्रश्न बने हो हम इजिली आंसर दे सकते हैं। सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। सोनार का प्रयोग जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल आदि को मापने के लिए किया जाता है। इसमें एक प्रेषित तथा एक सूचक होता है और इसे किसी नाव या जहाज के नीचे लगाया जाता है। आप चाहें तो एक हल्का सा शिप का एक फिगर बना के, और जैसे हमने आपको अपने स्लाइड में भी दिखाया है या बुक में भी है, तो आप वैसी एक हल्की सी पिक्चर बना के भी इसको दर्शा सकते हैं। फिर हम लोग सोनार की कार्यविधि के बारे में समझाते हैं। प्रेषित पराध्वनि तरंगे उत्पन्न तथा प्रेषित करता है। ये तरंगे जल में चलते हैं तथा समुद्र ताल के पिंड से टकराते हैं। ये तल है, तो ये ताल नहीं है, तल है, तो ये आ की मात्रा आप लोग हटा दीजिएगा अगर आप नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो समुद्र तल में पिंडों से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचन द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। संसूचन पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है, जिसकी उचित रूप से व्याख्या कर ली जाती है, ठीक है। जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के प्रेक्षण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल को ज्ञात करके उस पिंड की दूरी की गणना की जा सकती है जिससे ध्वनि तरंग परिवर्तित हुई है। सोनार के उपयोग का अगर हम बात करें तो इस तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, ये सारे आपके नाम आ गए हैं, डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगेन आपको हम ये बता रहे हैं कि आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि अगर कोई जहाज डूब गया है या अंदर कोई पनडुब्बी है उसके बारे में कैसे हम पता लगाते हैं, तो आपको सोनार विधि के बारे में बताना होगा। वन वर्ड आंसर है, आप सोनार विधि कहेंगे, और अगर कहेंगे उसको आप एक्सप्लेन करिए तो आपको ये विधि एक्सप्लेन करनी होगी। अब देखिए एक और हमारा न्यूमेरिकल आ गया है। एक पनडुब्बी पर लगी एक सोनार युक्ति संकेत भेजती है और उनकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड पश्चात ग्रहण करती है। यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी इतने मीटर है हो तो ध्वनि की चाल की गणना कीजिए। इसमें हमें ध्वनि की चाल की गणना करनी है। तो देखिए हम ये देख रहे हैं कि माना जल में ध्वनि का वेग हम मान रहे हैं v मीटर पर सेकंड है और समय 5 सेकंड है, और यहाँ दूरी हमें जो डिस्टेंस मिला है वो 3625 है, तो 3625। अब हम लोग जब इसको सोनार का जब हम देखते हैं स्पंद द्वारा जाने सोनार स्पंद द्वारा जाने तथा टकराकर वापस आने की चली गई दूरी 2 इंटू 3625, क्योंकि हम वही कि जो आपको हमेशा बता रहे हैं साउंड जा रही है और वापस आ रही है, तो इसको हमने डबल कर लिया। कुल दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। कुल दूरी इतनी है, चाल हमें निकालनी है, समय इतना है, हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए अब तक जो हम प्रश्न कर रहे थे उसमें यह था कि बस वो जो जहां से हमसे वापस आ रही है साउंड, तो उस जो एक ब्लॉकेज है और जो जहां से साउंड क्रिएट हो रही है उनका डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होता था। तो हम जो टोटल डिस्टेंस हमारा जो आता था उसको हम 2 से डिवाइड कर देते थे, उसका आधा कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या, हमें ध्वनि की चाल गणना करनी है और इसमें हमें पनडुब्बी की दूरी दे रखी है, तो हमें ध्वनि की चाल निकालने के लिए कि वो कितना किस स्पीड से गई और आई उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों डिस्टेंस को कंसिडर करना पड़ेगा। मींस हम वो जो जिस से संकेत भेजा जा रहा है और जहां से संकेत वापस आ रहा है, तो इसलिए हमने ये 3625 जो था इसको हमने यहाँ पर डबल कर दिया। किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है, वर्णन कीजिए। देखिए ऐसे ही जो मैं कह रही थी प्रश्न एक आपके पास आ गया है। तो धातु के ब्लॉक में विद्यमान दरार या छिद्र जो आइए अब हम लोग आज नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है, वर्णन कीजिए। तो देखिए यही हमने पहले आपको बताया था कि आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है
तो यहाँ देखते हैं धातु के ब्लॉक में विद्यमान दरार या छिद्र बाहर से दिखाई नहीं देते। पराध्वनि तरंगे धातु के ब्लॉक से गुजारी जाती हैं और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचकों का उपयोग किया जाता है। यदि थोड़ा सा भी दोष होता है तो पराध्वनि तरंगे परावर्तित हो जाती हैं, जो दोष की उपस्थिति को दर्शाती है। तो मेन ये याद रखिएगा कि अगर जो तरंगे हैं वो उनका परावर्तन हो रहा है, इसका अर्थ है कोई दोष उस जगह उस स्थान पर है। मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है, विवेचना कीजिए। ये पूरा हमने ये एक ऐसा क्वेश्चन बहुत बड़ा, ये इसका आंसर जाएगा। हमें पूरा एयर का कैसे साउंड जाती है, कैसे हमारा जो कान है उसको एनालाइज करता है, वो हमें डिटेल में समझाना है। तो बाहरी कान जो कर्णपल्लव परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है। एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका से गुजरती है। श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपत्य झिल्ली कहते हैं। जब माध्यम के संपीड़न कर्णपत्य तक पहुंचते हैं तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और यह कर्णपट्य को अंदर की ओर दबाता है। इसी प्रकार विल्लन के पहुंचने पर कर्णपत्य बाहर की ओर गति करता है और ये पूरा प्रोसेस से क्या होता है, कर्णपत्य कंपन करने लग जाता है। मध्य कर्ण में विद्यमान 3 हड्डियां, ये नाम हमने डाल दिए, इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती हैं। मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचारित कर देता है। आंतरिक कर्ण में कर्णावर्त द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इन विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। पूरा जो हमारा हमने जो ये लास्ट टॉपिक अपना लिया था चैप्टर का, वो पूरा समझ लीजिए, उसका एक नोट आ गया है। ये हमने आपको पढ़ दिया, हम समझते हैं कि एकदम ऐसे ही याद नहीं होगा। आप पहले बाहरी कान का कैसे हो रहा है, कैसे वाइब्रेट कर रहा है, फिर जो मध्य कर्ण है उसमें क्या हो रहा है, फिर आंतरिक कर्ण में क्या हो रहा है, इसको ऐसे सेपरेट कर करके आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। कोई अगर कहीं डिफिकल्टी लग रही है तो आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ लीजिएगा। तो बच्चों, आज का सेशन अब हम यहीं रोक रहे हैं और जैसा आप जानते हैं कि ये हमारा चैप्टर भी अब पूरा हो गया है। अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। पढ़िए ध्यान से अपना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नई चीजें हैं, तो इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और नया अगला सेशन नए चैप्टर के लिए आप तैयार रहिए, उसमें हम मिलते हैं। बाय।